गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का जो हमारा वीडियो है वो रक्षात्मक युक्तियों पर है। हमारी पूरी कोशिश है हमारे वीडियो में कि हम वो सब उदाहरण आपको बता सकें जिससे आपको रक्षात्मक युक्तियों के बारे में जो ज्ञान है उसको तो आप आत्मसात करेंगे ही करेंगे, साथ में आप क्या करेंगे, उसको जल्दी से जल्दी सीख लेंगे और आपका अधिगम जो है वो स्थायी हो जाएगा। चलिए अब ज़्यादा वक्त नहीं लेते क्योंकि आप सब एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सीधे हम आते हैं व्हाइट बोर्ड की ओर और बात करते हैं प्रतिगमन पर कि प्रतिगमन का मतलब क्या होता है। प्रतिगमन का अर्थ होता है पीछे की ओर लौटना। अब पीछे की ओर कहाँ लौटना, हम बात कर रहे हैं अवस्थाओं की कि व्यक्ति अवस्थाओं से पीछे की ओर चला जाता है। अब यहाँ पर का क्या होता है, कह रहे हैं कि व्यक्ति कम परिपक्व ढंग से क्या करता है, उसका व्यवहार करता है, अपना कार्य करता है। उदाहरण के द्वारा इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। उदाहरण देखिए आप, उदाहरण है यहाँ पर कि एक वयस्क व्यक्ति का कोई बात हो जाने पर, कोई घटना घट जाने पर क्या करना, बच्चों की तरह जोर जोर से रोना या धरती पर लौट जाना, ऐसा व्यवहार करना। अब फिर देखेंगे आप किसी महिला का, कोई महिला है, प्रौढ़ महिला है, उसका किशोरों की तरह बातें करना या किशोरों की तरह व्यवहार करना, मतलब अपने आप को समायोजित होने का ये भी एक तरीका है। फिर आप देखेंगे यहाँ पर हमने लिखा है कि किसी व्यक्ति के कंधे पर सर रखकर रोना भी इसमें इसी के अंतर्गत आ जाता है। अब यहाँ पर हम बेबी वॉक भी कह सकते हैं। एक बड़े उम्र का बच्चा है, घर में 1 2 3 बच्चे होते हैं, तो बड़े उम्र का बच्चा है, यदि उसे लगता है यदि वो असमायोजित हो रहा है और उसे लग रहा है कि इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा, तो प्रतिगमन, वो उसका व्यवहार कैसा हो जाएगा, बेबी वॉक। वो भी उस छोटे बच्चे के समान घुटने घुटने से चलने लगेगा, इसलिए हमने इसको बेबी वॉक नाम दिया है। मतलब अपनी अवस्था से पूर्व की अवस्था में बच्चा प्रतिगमन कर जाता है, पीछे की ओर लड़ जाता है, वो ऐसा व्यवहार करने लगता है। फिर आप देखेंगे यहाँ पर हमने बात की है कि अगर किसी महिला की लड़ाई हो जाती है तो वो लड़ाई होने के बाद क्या कर देती है, जोर जोर से रोना शुरू कर देती है। तो इस तरह का जो व्यवहार है, पीछे की तरफ बच्चों की तरह रोना शुरू कर देती है। किशोर अवस्था में प्रौढ़ व्यक्ति का किशोर अवस्था में जाना, एक महिला का, प्रौढ़ महिला का किशोर अवस्था के उम्र की तरह वाले बच्चे की तरह उसका व्यवहार करना, उस तरह के कार्य करना, ये सारे उदाहरण प्रतिगमन के अंतर्गत लिए जाएंगे। चलिए बात करते हैं अगली रक्षात्मक युक्ति पर, और हमारी अगली रक्षात्मक युक्ति है दिवा स्वप्न। इंग्लिश में बोलते हैं इसे डे ड्रीमिंग। क्या होता है डे ड्रीमिंग? डे ड्रीमिंग होता है कि व्यक्ति वर्तमान में संघर्ष, तनाव, चिंता, दुख, परेशानियों से पूरा खोज पोछ होता है और उसको कहीं भी आराम नहीं मिलता, सुकून नहीं मिलता, तो वो उनसे बाहर निकलने के लिए, आराम पाने के लिए क्या करता है, हवाई किले बना लेता है, कल्पनाएं करने लगता है और उन कल्पनाओं के संसार में, उसका अपना एक संसार होता है कल्पना का, उस कल्पना के संसार में अपने आप को आराम की स्थिति में पाता है या सुख का अनुभव करता है। एग्जाम्पल देखेंगे आप, एक हमने लिखा हुआ है मुहावरा, हवाई किले बनाना। फिर दूसरा एक उदाहरण है कि और ये डे ड्रीमिंग की समस्या किस में होती है, तो किशोर अवस्था के बालक में ये अधिकतर पाई जाती हैं। जब हम किशोर अवस्था की विशेषताएं पढ़ते हैं, जब हमने बाल विकास पढ़ा था, किशोर अवस्था की विशेषताएं पढ़ी थी, तो हमने डे ड्रीमिंग पढ़ा था, किशोर अवस्था में विशेषता ज़्यादा होती है। फिर आप देखेंगे और क्या होता है, तरुण अवस्था में भी ये ज़्यादा होती है, युवा अवस्था में भी ये ज़्यादा होती है। फिर आप देखेंगे यहाँ पर एक निर्धन व्यक्ति है जिसके पास पैसा नहीं है, बहुत आर्थिक तंगी से गुजर रहा है, लेकिन वो ये सोच कर कि भविष्य में कभी मेरे पास पैसा होगा, मैं भी आनंद करूंगा और ये निर्धनता नहीं रहेगी, ऐसा सोच के वो आराम पाता है, सुकून पाता है। इस उदाहरण को भी हम दिवा स्वप्न के अंतर्गत ले सकते हैं। चलिए अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं तादात्म्यकरण की। तादात्म्यकरण को हम 2 प्रकार से समझेंगे। देखो, तादात्म्यकरण का मतलब है कोई व्यक्ति अपना संबंध बताने से पूर्व किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति या संस्था से अपना संबंध स्थापित करके अपने आप को इंट्रोड्यूस करे, अपना परिचय दे, तो हम उसे तादात्म्यकरण कहते हैं। एक और तरीके से समझें, एक ऐसा भाव, ऐसा लगाव किसी व्यक्ति या संस्था के साथ जहाँ पर आपने जीवन भर काम किया हो, जिससे आप जुड़ाव महसूस करते हैं, आप स्पिरिचुअली जुड़ाव महसूस करते हैं, तो उसके प्रति अपने आप को समर्पित कर देना,
ये भी तादात्म्यकरण के अंतर्गत आता है। उदाहरण देखिए, उदाहरण पहले वाला जो तादात्म्यकरण है, मैंने 2 प्रकार के आपको तादात्म्यकरण बताया है। जैसे मैं पूर्व महापौर की बहन हूँ, तो ये उदाहरण देखो, मैं अपना परिचय दे रही हूँ कि मैं सावित्री चौधरी पूर्व महापौर की बहन हूँ। तो मेरा परिचय बाद में है, पहले मैंने किसको जोड़ा है कि मैं पूर्व महापौर। तो ये कोई सम्मानित पद के साथ मैंने, ये सम्मानित व्यक्ति के साथ मैंने अपने आप को जोड़ लिया। अगर कोई कहता है कि मैं कोटा कलेक्टर का भतीजा हूँ या भतीजी हूँ या चाची हूँ या मामी हूँ, ऐसा कुछ भी ऐसे कहता है, तो ये भी तादात्म्यकरण के अंतर्गत आता है। चलिए दूसरे टाइप की बात करते हैं। दूसरे टाइप में देखेंगे स्पिरिचुअल वाला जो होता है, जुड़ाव जो होता है, लगाव जो होता है, अपने आप को समर्पित करने का भाव जो होता है, वो भी तादात्म्यकरण ही कहलाता है। देखिए कैसे, मतलब हम किसी के आदर्शों का अनुकरण करते हैं, बिल्कुल हूबहू वैसी कॉपी करते हैं, अपने आप को वैसा समझने लगते हैं। इसी में एक उदाहरण लेते हैं, जैसे साधु और सन्यासी होते हैं, ईश्वर से क्या करना चाहते हैं, संबंध स्थापित करना चाहते हैं, उसमें एकाकार हो जाना चाहते हैं, तो ये भी तादात्म्यकरण का एक उदाहरण है। फिर आप देखेंगे यहाँ पर हमने एक और उदाहरण लिखा है यहाँ पर कि किसी संस्था में एक लंबे समय तक कोई व्यक्ति है जो काम कर रहा है, जैसे पापा ने काम किया, दादा ने काम किया, भाई ने काम किया, किसी ने काम किया वहाँ पर। मेरे पिताजी लंबे समय से एक उसमें संस्था में कार्य करते थे, या किसी एक विशेष ऑफिस में काम करते थे, डिफेंस में काम करते थे, पीएफ में काम। तो आप ये देखेंगे उस संस्था से व्यक्ति का क्या हो जाता है, जुड़ा हो जाता है। यह व्यक्ति किसी संस्था में बहुत लंबे समय तक बहुत काम करता है, तो उसी संस्था के प्रति अपने आप को क्या कर देता है, समर्पित कर देता है, आध्यात्मिक रूप से उससे जुड़ जाता है, उसकी लाभ हानि पर विचार करता है और हमेशा उसकी उन्नति के मार्ग के बारे में सोचता है। चलिए अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं, आते हैं अगली रक्षात्मक युक्ति के बारे में, और वो है रूपांतरीकरण। रूपांतरीकरण का मतलब क्या होता है, इसके अर्थ को पहले हम समझते हैं। इंसान या किसी व्यक्ति के अंदर क्या होता है, अंतर्द्वंद होता है। कौन सा वाला द्वंद होता है या कौन सा अंतर्द्वंद होता है, संवेगात्मक। संवेगात्मक जो द्वंद होता है वो शारीरिक लक्षणों के माध्यम से जब निकलता है या प्रकट होता है तो उसे हम रूपांतरीकरण कहते हैं। एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। एक औरत है जो किसी पार्टी में नहीं जाना चाहती, किसी फंक्शन में नहीं जाना चाहती, तो जैसे ही पार्टी का समय पास आने लगता है वो सर दर्द की शिकायत करने लगती है कि मुझे सर दर्द हो रहा है, बहुत तेज मुझे सर दर्द हो रहा है। और जैसे ही वो पार्टी का समय खत्म होता है उसका सर दर्द भी अपने आप उस समय क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। चलिए एक और उदाहरण देते हैं जो प्राय सभी के घर में घटित होता है। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे स्कूल नहीं जाना चाहते, अभी तो चल ही नहीं रहे स्कूल, लेकिन जब स्कूल चल रहे थे तो स्कूल नहीं जाना चाहते। तो जैसे ही स्कूल का समय होता है बच्चे कहते हैं नहीं मुझे तो है ना बहुत जोर से पेट में दर्द है और बताओ अब मैं स्कूल ही नहीं जा सकता, पेट में दर्द का बहाना लेता है। और जैसे ही उसका वो ऑटो वाला चला जाता है, जैसे ही वो स्कूल का टाइम थोड़ा सा आगे बढ़ता है, निकल जाता है, उस बच्चे का पेट में दर्द भी अपने आप ही क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो ये संवेगात्मक द्वंद है जो शारीरिक लक्षण के रूप में प्रकट होता है या प्रकट किया जाता है। तो अभी हम बात कर रहे थे रूपांतरीकरण की, अब हम बात करेंगे उद्दातीकरण की, सब्लिमेशन की। उद्दातीकरण क्या होता है, तो रक्षात्मक युक्तियों की जब हम बात करते हैं, जब हम बात करते हैं डिफेंस मैकेनिज्म की, जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं उच्च रक्षात्मक युक्ति की। तो उद्दातीकरण जो रक्षात्मक युक्ति है उसको उच्चतम रक्षात्मक युक्ति माना जाता है और सकारात्मक युक्ति भी माना जाता है। कैसे, देखिए कुछ ऐसे समाज के द्वारा अस्वीकृत इच्छाएं, अस्वीकृत कार्य और व्यवहार, उनको बदलकर समाज द्वारा स्वीकृत करवाना, अच्छे काम, समाज की मान्यता दिलवाना, उसे उपयोगी बनाना उद्दातीकरण के अंतर्गत आता है। मतलब जो मूल प्रवृत्तियां होती है, जो अस्वीकृत कार्य होते हैं, अनैतिक कार्य जो है, उसका क्या हो जाता है, उसको परिष्कृत किया जाता है, उसको सुधारा जाता है, उसमें बदलाव किया जाता है। और ऐसा बदलाव, ऐसा परिवर्तन, ऐसा सुधार, ऐसा परिष्करण उसमें किया जाता है जो समाज द्वारा क्या हो जाता है, स्वीकृत हो जाता है। एक उदाहरण जो हर एक किताब में उपलब्ध है वाल्मीकि का, कि एक डाकू से क्या बन गए वो, आप देखेंगे साहित्य जगत में बड़ा सम्माननीय नाम है। तो आप देखेंगे डाकू से वाल्मीकि या महात्मा, एक अच्छे महात्मा बनने, एक अच्छे महापुरुष बनने की जीवन गाथा आपको याद है। इस उदाहरण को हम उद्दातीकरण में ले सकते हैं।
फिर देखिए ऐसे बहुत सारे मैंने यहाँ पर उदाहरण लिखे हुए हैं। यहाँ पर एक लड़का है जो किसी लड़की के प्रेम, बहुत अत्यधिक प्रेम करता है, उस प्रेम को वो प्राप्त नहीं कर पाता, लेकिन उस लड़की के प्रति प्रेम की जो उसके अंदर भावना है, उसकी अभिव्यक्ति वो कविता के माध्यम से करता है और उस लड़की को वो समर्पित करता है और समाज द्वारा उस कार्य को स्वीकृत किया जाता है। देखो मैंने यहाँ लिखा है, कविताएं लिखकर कविताओं को कलात्मक और सामाजिक रूप से उसकी स्वीकृति मिलती है, उसकी अभिव्यक्ति मिलती है। इस उदाहरण को भी हम उदात्तीकरण में रख सकते हैं। फिर देखिए हमने एक और उदाहरण दिया है यहाँ पर, हमने दिया है फाइट टू क्रिएटिव वर्ड, मतलब इस उदात्तीकरण की जो रक्षात्मक तकनीक है उसको हम कह सकते हैं कि वो क्या जाती है, इंसान अपनी जो मूल प्रवृत्तियां हैं या जो अस्वीकृत, अनैतिक या अस्वीकृत, स्पेशली अस्वीकृत, समाज द्वारा अस्वीकृत जो व्यवहार है उसको क्या करता है, रचनात्मक कार्यों के रूप में उसे समाज से स्वीकृत कराता है। देखिए यहाँ हमने कहा है कि प्रेम में असफल एक व्यक्ति है, वो अपनी जान पर खेलकर किसी को बचाता है या युद्ध में किसी की रक्षा करता है। इस उदाहरण को भी उदात्तीकरण में ले सकते हैं। कक्ष में हमने देखा एक दो बच्चे हैं ऐसे बहुत झगड़ालू से हैं, बहुत लड़ाई करते हैं, संघर्ष करते हैं, बड़े अच्छे से मजबूत हैं और गलत कार्य करते हैं जो समाज द्वारा स्वीकृत नहीं है। वो बच्चे यदि उस अपनी शक्ति का प्रयोग यदि पहलवानी करने में, देखो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, मुक्केबाजी करने में, खिलाड़ी बनने में, अच्छा प्लेयर बनने में, रेसलर बनने में, पहलवान बनने में, इनमें करता है, तो वो जो उसका व्यवहार है वो अस्वीकृत व्यवहार वो समाज द्वारा स्वीकृत हो जाता है। इस उदाहरण को भी हम उदात्तीकरण में ले सकते हैं। फिर हमने कहा है कोई व्यक्ति है, कोई बालक बालिका है, किशोर किशोरी है जो बहुत ज़्यादा श्रृंगारिक प्रवृत्ति के हैं, रसिक प्रवृत्ति के हैं, यदि ऐसे किशोर या किशोरी यदि जैसे व्यक्ति अगर इन कलाओं में अपने आप को दक्ष कर लेते हैं तो फिर उनकी ये जो श्रृंगारिकता होती है, रसिक प्रवृत्ति होती है, वही समाज द्वारा स्वीकृत हो जाती है। देखिए कौन कौन से कार्य कर सकते हैं वो, जैसे नृत्य कला है, चित्रकार है, मूर्ति कला है, नाटककार है, या अभिनेता या अभिनेत्री है, नृत्यांगना है, गायिका। यदि इस तरह से वो अपने उस मूल प्रवृत्ति को या उस व्यवहार को परिष्कृत कर लेते हैं, सुधार लेते हैं, उसको अच्छी दिशा दे देते हैं, उसका मार्गदर्शीकरण कर लेते हैं, तो हम उस एग्जाम्पल को उदात्तीकरण में रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं स्पेशली आपको ये बताना चाहती हूँ, यदि कोई ऐसा व्यवहार, यदि आदत, व्यवहार, अभिव्यक्ति ऐसी है जो समाज द्वारा स्वीकृत नहीं है, यदि उसका मार्गदर्शीकरण कर लिया जाए, उसको एक अच्छी राह दी जाए, रचनात्मक या सकारात्मक रूप उसे दिया जाए, तो ऐसे सभी उदाहरण उदात्तीकरण के अंतर्गत आएंगे। मैं आशा करती हूँ कि आपको जो इस वीडियो में हमने रक्षात्मक तकनीक बताई है या रक्षात्मक तकनीक के जो उदाहरण बताए हैं वो आपको ज़रूर समझ में आए होंगे, और हम अगले वीडियो में भी इस तरह का प्रयास करेंगे कि रीड से संबंधित जो भी टॉपिक हैं उन पर हम चर्चा करें, जिससे जो भी अप्रत्यक्ष रूप से हमारा सहयोग हमारे विद्यार्थियों के लिए हो सकता है वो हम हमारी जो ड्यूटी है हम ऑनेस्टली उसे पे करें, निभाएं। अच्छा चलिए, अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आप इसे वीडियो देखने के बाद भी देख सकें।